हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग सीमेंट और कांच के ऊपर 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। सीमेंट एंड ग्लास के ऊपर हम लोग 40 सवालों को करेंगे। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों ही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग अभी केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स कर रहे हैं और ये केमिस्ट्री के अंदर थर्ड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 2 टॉपिक्स और आएंगे, एक होगा फ्यूल के ऊपर और दूसरा होगा साबुन और अपमार्जक के ऊपर, ईंधन के ऊपर और साबुन और अपमार्जक के ऊपर। उसके बाद आपका केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए 2 प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हो अगर आप पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हो। एक तो एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट होगा, दूसरा केमिस्ट्री वीडियोज नाम से प्लेलिस्ट होगा। अगर आप इन दोनों ही प्लेलिस्ट के अंदर जो केमिस्ट्री के वीडियोज अपलोड किए गए हैं वो सारे देख लेते हो तो आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप में से जिनको भी देखना है इन 2 प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 से सीमेंट मिश्रण है। सीमेंट के अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो CaO, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना। जिप्सम 4 से 5% होता है। ये 4 चीज़ें जो हैं आपको सीमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट हो सकता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सीमेंट के अंदर। अगर कहीं पर चूना लिखा हुआ है, चूना को हम लोग अंग्रेजी में लाइम बोलते हैं, तो हमारा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से होता है। अगर चूना पत्थर लिखा हुआ है यानी कि लाइम स्टोन, अगर लाइम स्टोन लिखा हुआ है तो हमारा मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाए तो हम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लाइम स्टोन है ये एक स्रोत है लाइम का। उसके बाद सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3, उसके बाद जिप्सम। तो ये मुख्य रूप से 4 चीज़ें जो हैं सीमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, ये सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैल्शियम और सिलिका ये मिलकर के बनाएंगे कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका मिलकर के बनाएंगे कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना के साथ मिलकर के बनाएगा कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर इन विकल्पों के अनुसार हमारा आंसर बी हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद रखें, यहाँ पर 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक को बोलते हैं कैलकेरियस मटेरियल यानी कैलकेरियस पदार्थ, और दूसरा होता है आर्गिलेसियस पदार्थ। कैलकेरियस पदार्थ वो होते हैं जिनसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल सकता है, जैसे कि लाइम स्टोन, चूना पत्थर। जो लाइम स्टोन है हम इसे कैलकेरियस मटेरियल बोल सकते हैं, कैलकेरियस पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड मिल सकता है। ऐसे चौक, जिस चौक से बोर्ड पर लिखा जाता है वो चौक को भी हम लोग कैलकेरियस मटेरियल बोल सकते हैं। अंडे का छिलका, अंडे का जो कवच होता है ऊपर वाला वाइट वाला, वो भी कैलकेरियस मटेरियल है, क्योंकि वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो वहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल सकता है। तो जिनसे भी हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाए उसे हम लोग कैलकेरियस मटेरियल बोलेंगे। और जिनसे हमें ये सारे ऑक्साइड्स मिल जाए, इन सारे तत्वों के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे मिल जाए, उन्हें हम बोलेंगे आर्गिलेसियस मटेरियल्स। तो ये 2 तरह के पदार्थ होते हैं। सीमेंट बनाने में मुख्य रूप से 3 प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको क्या करना है, पीस देना है, तोड़ देना है, पीस देना है। पीसने के बाद जो हमें पाउडर मिलेगा, अभी ये उतना अच्छे से नहीं पीसा होता है, अभी एकदम फाइन पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट फिर भी हम लोगों ने क्या करा, क्रशिंग किया, ग्राइंडिंग किया। उसके बाद क्या होता है, इसका बर्निंग करवाया जाता है, इसको जलाया जाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट में जलाया जाता है उसे हम लोग किल्न बोलते हैं। तो इस पाउडर को बर्न किया गया। अब यहाँ से जो मटेरियल, यहाँ से जो मिक्सचर मिलेगा उसे हम लोग क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर क्या है, ये जो हमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद मिक्सचर मिला है, उसको जलने के बाद जो हमें मिला उसी को हम लोग क्लिंकर बोल रहे हैं यहाँ पर। तब जाकर के इसमें जिप्सम को ऐड किया जाता है। जिप्सम को इस दूसरे स्टेप के होने के बाद ऐड किया जाता है। वापस से ये सारे जो मिक्सचर्स हमें मिलते हैं उसको फिर से ग्राइंड किया जाता है, फिर से पीसा जाता है, तब जाकर के उसको पैक किया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स मेनली होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? सीमेंट या फिर पोर्टलैंड सीमेंट ये बनाया था सबसे पहली बार जोसेफ ऑस्पिडन ने। जोसेफ ऑस्पिडन, ये इनका पिक्चर है। इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों दिया, इसके पीछे कारण है। पोर्टलैंड जो है ये एक आइलैंड है, पोर्टलैंड द्वीप है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में एक द्वीप है जिसका नाम पोर्टलैंड है। तो पोर्टलैंड में पोर्टलैंड स्टोन पाया जाता था।
जो कि एक प्रकार का लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है। जो इन्होंने सीमेंट बनाया था, इस सीमेंट के जमने के बाद, हार्ड होने के बाद, जब ये सीमेंट जमता था, हार्ड होता था, तब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता था इस पोर्टलैंड स्टोन के जैसा। इस पोर्टलैंड स्टोन और सीमेंट के बीच हार्ड होने के बाद समानताएं काफ़ी दिखती थी, इसीलिए इन्होंने इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा था। तो जोसेफ ऑस्पिडन हमारा आंसर हो जाएगा। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया कहलाती है। आपने एक शब्द सुना होगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी का लॉस होता है, जल का लॉस होता है, जल की हानि होती है। और जब हम पानी को मिलाते हैं, पानी को ऐड करते हैं, पानी से रिएक्शन करवाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करवाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को हम लोग जल योजित बोलते हैं हिंदी में। तो जल योजित अभिक्रिया। ऐसे जब हम लोग सीमेंट में पानी डालते हैं तो हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रेशन करवा रहे हैं सीमेंट का, यानी कि पानी हम लोग दे रहे हैं सीमेंट को, या फिर पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सीमेंट का। सीमेंट का जमना है, सीमेंट जब जमता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है सीमेंट का सेट होना। सीमेंट का रासायनिक संघटक है, अभी आपने देखा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग चूना बोलते हैं। तो चूना हमें मिल जाएगा चूना पत्थर से। चिकनी मिट्टी जो है ये आर्गिलेसियस मटेरियल है, यानी कि यहाँ से सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ये सारे मिल सकते हैं। और चूना पत्थर लाइमस्टोन जो कि कैल्केरियस मटेरियल है। उसके बाद जिप्सम। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, सीमेंट में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है कली चूना, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड केवल चूना लिख करके भी आ सकता है। दूसरे नंबर पर सिलिका होता है और तीसरे नंबर पर एल्यूमिना होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सीमेंट को रंग प्रदान करता है? सीमेंट को रंग प्रदान करेगा आयरन अयस्क। आयरन अयस्क जैसे कि आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 ये सारे रंग प्रदान करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो यहाँ पर, MgO। ये सारे क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं सीमेंट को। निम्न में किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट तेजी से जमता है? अगर सीमेंट में एल्यूमिना ज़्यादा है, यानी कि Al2O3 ये ज़्यादा है, तो सीमेंट तेजी से जमता है। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का काम होता है हार्ड करना, सीमेंट को हार्ड करना। डैश की मात्रा अधिक होने से सीमेंट के जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने देखे कई तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं, सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिप्सम, ये सारे रॉ मटेरियल्स जो डाले जाते हैं वो एक निश्चित मात्रा में डाले जाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में डाले जाते हैं, वरना क्या होगा? सीमेंट अच्छा नहीं बनेगा। जैसे अगर हम चूना ज़्यादा कर दें तो सीमेंट में जमने के बाद दरारें पड़ जाती है, तो इस तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। तो चूना हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में से किसमें जल के साथ अभिक्रिया करके जमने तथा दृढ़ होने का गुण होता है? सेट होने के बाद हार्ड हो जाता है, कौन ऐसा मटेरियल है वाटर से रिएक्शन करने के बाद? तो ये है सीमेंट। बी हमारा आंसर। मोर्टार किसका मिश्रण है? आपने देखा होगा घर बनते हुए, तो ईंटों के बीच में जो हम मिक्सचर डालते हैं सीमेंट का, बालू का, जल का, इसी को हम लोग मोर्टार बोलते हैं। तो जो दीवारें खड़ी की जाती हैं ईंटों को जोड़ करके, वो मोर्टार की सहायता से, जो कि मिक्सचर है सीमेंट, बालू और जल का। वहीं छत ढालते समय आप देखते होंगे कि जो सीमेंट, बालू और जल है उसमें बजरी भी मिलाते हैं, यानी कि गिट्टी मिलाते हैं छत ढालने के लिए, या फिर स्लैब बनाने के लिए, या फिर पिलर बनाने के लिए, उसमें हम बजरी भी डालते हैं। इससे हम लोग कंक्रीट बोलते हैं, इस पूरे मिक्सचर को हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर। सीमेंट, बालू, जल और बजरी का जो मिश्रण है वो कंक्रीट है। सीमेंट उत्पादन में चिकनी मिट्टी से क्या प्राप्त किया जाता है? चिकनी मिट्टी से हमें सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड ये सारे मिल सकते हैं। ये है आर्गिलेसियस मटेरियल। जो चिकनी मिट्टी है वो है आर्गिलेसियस मटेरियल। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में डैश में हुआ था? ये हुआ था इजिप्ट में, मिस्र में। निम्न में कौन एक आभासी ठोस है? कौन एक स्यूडो सॉलिड है? मतलब कहने को ये सॉलिड है बट रियल में वो सॉलिड नहीं है। तो कांच और रबर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कांच और रबर। देखिए ग्लास के बारे में ये सारे प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ग्लास एमोर्फस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन है, अक्रिस्टलीय है, आभासी ठोस है और अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड नाम से ही क्लियर है। सुपर कूल्ड लिक्विड, लिक्विड जिसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा किया गया है। निम्न में कौन कांच के संदर्भ में असत्य है? यह अक्रिस्टलीय ठोस है,
ये सही है, ये अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय नहीं है। यह वास्तविक ठोस है, ये कहना गलत हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ता है। जैसे जो वास्तविक ठोस होता है उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बता सकते हो कि हाँ इस ठोस के पास ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कांच के केस में ऐसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये एक पूरे रेंज में धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का, जो कि रियल ठोस के पास होता है, रियल सॉलिड के पास होता है, स्यूडो सॉलिड के पास नहीं होता है। यह अतिशीतित द्रव है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ग्लास। हमारा आंसर बी है। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी हमारा आंसर। कांच नहीं है, कांच नहीं है कार्बनिक पदार्थ। कांच जो है ये अकार्बनिक पदार्थ है, पारदर्शी या पारभासी हो सकता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है, बी हमारा आंसर। कांच का मुख्य घटक है, जितने भी टाइप्स के कांच होते हैं उनमें मैक्सिमम में आपको एक कंपाउंड जरूर दिखेगा, वो है सिलिका। तो रेत से हमें सिलिका मिल जाएगा, तो ए हमारा आंसर। अगर रेत लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है आपको कि यहाँ पर सिलिका के बारे में बात किया जा रहा है। बाकी सोडा भी हो सकता है, सोडा हो या फिर सोडा ऐश हो, इसका मतलब होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ से सोडियम ऑक्साइड मिलता है, सोडियम ऑक्साइड। चूना का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ए हमारा आंसर। रेत और सोडा ऐश के विलयन को कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास सिलिका है और जो सोडा ऐश है यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, इसके मिक्सचर को हम गर्म करेंगे, इसको पिघलाएंगे। इसको पिघलाने के बाद जो हमें विलयन मिलेगा उसे हम लोग जल कांच बोलते हैं, जल कांच। ये जो जल कांच होता है ये होता है वाटर सॉल्यूबल, जल में ये घुल जाता है। तो इसको वापस से इनसॉल्यूबल बनाने के लिए इसमें मिला दिया जाता है लाइम बोल दो या फिर लाइम स्टोन बोल दो, ये मिला दिया जाता है। तो अब ये जल में नहीं घुलेगा। पहले जो जल कांच था वो जल में घुल रहा था, जब हम लाइम स्टोन मिला देंगे, चूना पत्थर मिला देंगे, तब ये जल में नहीं घुलेगा। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हम चाहें तो केवल सिलिका को पिघला करके भी एक ग्लास बना सकते हैं। केवल सिलिका SiO2, केवल सिलिका को पिघला करके भी हम ग्लास बना सकते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। इसी को हम लोग सिलिका ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि केवल सिलिका से बना हुआ है तो सिलिका ग्लास भी बोलते हैं। केवल यहाँ हम लोगों ने क्या करा है, ये रेत और सोडा ऐश दोनों को पिघलाया है एक साथ। हम चाहें तो केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, केवल सिलिका को भी पिघला सकते हैं और ग्लास बना सकते हैं, तो उस ग्लास को हम लोग बोलेंगे क्वार्ट्ज ग्लास या फिर सिलिका ग्लास। फ्यूज्ड सिलिका होता है ये ग्लास। लेकिन केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, केवल सिलिका को पिघलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इस टेम्परेचर को प्राप्त करवाने के लिए काफ़ी खर्चे भी करने पड़ते हैं, इसलिए क्वार्ट्ज ग्लास को बनाना एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, महंगे ग्लास होते हैं ये क्वार्ट्ज ग्लास। लेकिन जब हम इसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, इसी सिलिका में जब हम सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं, सोडा ऐश मिला देते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो सिलिका का अकेले में बहुत ज़्यादा था ये काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में खर्चे कम पड़ते हैं, और तब जो हमें मिश्रण मिलता है उसे हम लोग जल कांच बोलते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होता है, फिर से लाइमस्टोन मिलाएंगे तो ये इनसोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। चूना पत्थर जल कांच को बनाता है, जो चूना पत्थर लाइमस्टोन है ये जल कांच को बनाता है, जल में अविलय, सी हमारा आंसर। क्वार्ट्ज कांच बना होता है, क्वार्ट्ज ग्लास बना होता है केवल सिलिका से, ए हमारा आंसर। और जो ग्लास सिलिका, सोडा, चूना इन तीनों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोडा ग्लास। सोडा ग्लास बोल सकते हो आप, या फिर सोडा लाइम ग्लास बोल सकते हो, सोडा लाइम ग्लास, या फिर सोडा लाइम सिलिका ग्लास बोल सकते हो। ये तीनों नामों से पुकारा जाता है, और ये ना सबसे सस्ता ग्लास होता है, सबसे सस्ता ग्लास होता है। जितने भी टाइप्स के ग्लास बनते हैं पूरी दुनिया में उनमें 90% जो ग्लास बनाया जाता है वो यही होता है। मतलब 90% प्रोडक्शन जो है सोडा ग्लास का ही होता है, क्योंकि इसको बनाने में भी कम खर्चा आता है और सस्ते में ये लोगों को मिल जाता है। तो जो आप चाय पीते हो ग्लास में वो भी सोडा ग्लास होता है। कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते होंगे कांच में जो होता है वो भी सोडा ग्लास है। तो अपने डे टू डे लाइफ में जो आप ग्लास देखते हो, जो ज़्यादातर यूज करते हो कांच, वो सोडा ग्लास ही होता है। कांच बनाने के लिए रेत में सोडा ऐश को मिलाया जाता है। तो रेत में बोले तो सिलिका में केवल सिलिका को पिघलाएंगे
तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए सोडा ऐश को मिला दिया जाता है, तो रेत के गलनांक को कम करने के लिए। निम्न में कौन सिलिका, सोडा चूना और पोटेशियम ऑक्साइड K2O से बना हुआ है? इसे हम लोग क्राउन कांच बोलते हैं। इसमें सिलिका होगा, सोडा होगा, लाइम होगा और साथ में क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड होगा। इसे हम लोग क्राउन कांच बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ऑप्टिक्स में होता है, लेंस बनाने में होता है। लेंस बनाने में क्राउन कांच का इस्तेमाल होता है। निम्न में कौन बोरोसिलिकेट कांच है? बोरोसिलिकेट कांच ये बनता है B2O3 + SiO2। इन दोनों से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग बोरोसिलिकेट बोलते हैं। तो बोरोसिलिकेट कांच है। हमारा आंसर यहाँ पर पायरेक्स हो जाएगा, पायरेक्स कांच। पायरेक्स ग्लास को ही हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। देखिए, बोलने के लिए जेना ग्लास को भी बोरोसिलिकेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी बोरोसिलिकेट है। जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण है जेना ग्लास। पायरेक्स ग्लास ये बोरोसिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिश्रण है। तो जेना ग्लास को भी बोरोसिलिकेट ग्लास बोला जाता है, पायरेक्स को भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये दोनों ही विकल्प में दे रखे हैं तब आप आंसर पायरेक्स ग्लास को लगाना। अगर ये दोनों ही विकल्प में है तो आप पायरेक्स ग्लास को लगाना। अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक है तो आप जो होगा उसको टिक मार देना। तो पायरेक्स ग्लास ये बोरोसिलिकेट मतलब इन दोनों से, सिलिकेट है मतलब सिलिका है, और सोडियम सिलिकेट का मिश्रण है। जेना ग्लास में जिंक होता है। बेरियम बोरोसिलिकेट मतलब इसमें बेरियम भी होता है, बट बेरियम जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है। बेरियम Ba ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण है। उसके बाद पोटाश, इसी को बोलते हैं पोटाश ग्लास या फिर हार्ड ग्लास। तो ये इसमें सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है और पोटेशियम कार्बोनेट है। अब इन सारे ग्लासेस के अंदर देखो क्या खासियत है। इनका जो तापीय विस्तार गुणांक होता है, तापीय विस्तार गुणांक जो होता है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये ना बहुत कम होता है। तापीय विस्तार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर हम अगर बढ़ा दें तो ये ग्लास जो है ये सॉफ्ट होने लग जाए या फैलने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिघलने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर पाएगा। अचानक से टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो क्रैक भी नहीं करेगा। तो इन सारे ग्लासेस के अंदर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इनका जो तापीय विस्तार गुणांक होता है ये कम होता है, इसीलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर को, तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। तो जो लैब होते हैं, लैब के अंदर जो बीकर है, फनल है, या जो भी वहाँ पर लैब के अंदर रासायनिक पात्र होते हैं, उन सारे पात्रों को बनाने के लिए इन सारे ग्लासेस का इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो लैब के अंदर बीकर है, बीकर में रिएक्शन करवाना है कुछ, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट इवॉल्व होने वाली है, यानी बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ऐसे कांच का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कांच से बने हुए बीकर का इस्तेमाल करेंगे जो इस तापमान को टॉलरेट कर ले, क्रैक ना हो जाए ये बीकर। तो लैब के अंदर जो बीकर, फनल या फिर जो भी होते हैं रासायनिक पात्र, उन सब को बनाने के लिए जिस कांच का इस्तेमाल होता है उनमें हम लोग इन्हीं कांचों का इस्तेमाल करते हैं। एक आपने क्वार्ट्ज कांच देखा था, क्वार्ट्ज ग्लास, इनका जो तापीय विस्तार गुणांक है ना, ये इन तीनों से भी कम होता है। मतलब ये और भी ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि ये बना होता है केवल सिलिका से, केवल सिलिका से। और सिलिका को पिघलाने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान चाहिए होता है, तब जाकर के ये सिलिका पिघलता है, तब जाकर के उसको ठंडा करते हैं, तब जाकर के कांच बनता है। वापस से वो सिलिका से बना हुआ जो कांच है उसको पिघलने के लिए इतना टेम्परेचर या फिर मान लो इसके आसपास का टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इतना कम इसका ये तापीय विस्तार गुणांक होता है क्वार्ट्ज ग्लास का। तो ये चीज़ें भी हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। निम्न में कौन जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण है? जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण है जेना ग्लास। निम्न में कौन कैल्केरियस पदार्थ नहीं है? तो चूना पत्थर, शेल हम बोलते हैं, जो स्नेल जो होता है, स्नेल का जो कवच होता है उसके बारे में यहाँ पर शेल लिखा हुआ है। तो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये सारे कैल्केरियस मटेरियल्स हैं। चिकनी मिट्टी को हम लोग आर्गिलेसियस मटेरियल बोलते हैं। यहाँ से हमें सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, ये सारे सब रॉ मटेरियल मिल जाते हैं सीमेंट के लिए। कांच जिसमें अचानक ताप परिवर्तन से दरारें पड़ जाती हैं। तो अचानक ताप परिवर्तन से दरारें पड़ जाती है उन कांच में जिनका तापीय विस्तार गुणांक ज़्यादा होता है।
तो ये है सोडा कांच। आप अपने दैनिक जीवन में जितने भी कांच देखते हो उनमें सबसे ज़्यादा आप सोडा कांच को ही देखते हो। इस कांच को बनाने में खर्चा भी कम होता है और लोगों को सस्ते में भी मिल जाता है। चाय पीने वाला जो ग्लास है, जिस कांच के ग्लास में चाय आप लोग पीते हो दुकानों में, उस ग्लास में कभी कभी क्या होता है कि चाय डालते ही ग्लास क्रैक कर जाता है। वो सोडा कांच होता है, इसी को हम लोग सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं। और उसका जो तापीय विस्तार गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा और अचानक से ताप में परिवर्तन हुआ तो क्रैक कर जाएगा। कांच जो धूप में स्वतः काला हो जाता है। एक कांच देखो, जब प्रकाश की तीव्रता जब अधिक होती है तो ये कांच जो है डार्क हो जाता है। जैसे जैसे तीव्रता कम होती है धीरे धीरे ये साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हम इसे बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटो का मतलब लाइट होता है और क्रोमेटिक जो वर्ड है ये आया है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब कलर होता है। तो लाइट के हिसाब से ये क्या है, कलर चेंज कर रहा है। अगर लाइट की इंटेंसिटी अधिक है, ज़्यादा है, तो ये ग्लास जो है डार्क हो जाता है। अगर कम है तो फिर ये क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस कांच में होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड होता है। और लाइट में भी क्या है कि ये यूवी रेज प्रेजेंट होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। और इस कांच में ये कंपाउंड होना चाहिए। निम्न में कौन सा यौगिक फोटोक्रोमेटिक कांच में उपस्थित होता है? ये है सिल्वर क्लोराइड। बिजली के बल्ब, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म और कैमरे के लेंस बनाने में उपयोग किया जाता है। इन सारे चीज़ों में जो कांच का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग फ्लिंट कांच बोलते हैं। और फ्लिंट कांच बना होता है सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और लेड कार्बोनेट का। यहाँ पर लेड कार्बोनेट जो है आप ध्यान में रखिएगा, फ्लिंट कांच बनाने में इस्तेमाल होता है। इन सारे चीज़ों में इस कांच का इस्तेमाल होता है। निम्न में कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी किरण जो सन से हमारे पास आती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो उस किरण को ये जो कांच है अवशोषित कर लेता है, हमारे आंखों तक नहीं पहुंचने देता है। तो ये कांच है क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच में सिलिका तो होता है, ये सीरियम ऑक्साइड होता है और इसके कारण ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो सन ग्लासेस में वो भी बढ़िया क्वालिटी का सन ग्लासेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड पर कहीं पे बिक रहा है, टंगा हुआ है तो आपने खरीद लिया तो वो आपका क्रुक्स कांच का बना होगा, ऐसा नहीं होगा। डैश की उपस्थिति के कारण क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यह सीरियम ऑक्साइड। सी हमारा आंसर। धूप के चश्मे के लिए या चश्मा बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? उसी कांच का प्रयोग किया जाता है जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, क्रुक्स कांच। ए हमारा आंसर। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इन सारे ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडा कांच का नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका तापीय विस्तार गुणांक ज़्यादा होता है, अचानक ताप में परिवर्तन हुआ तो क्रैक कर जाएगा। निम्न में किस कांच का तापीय विस्तार गुणांक सबसे अधिक है? तो सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्वार्ट्ज कांच, जेना कांच। कौन होगा? ए होगा। इन सब का तापीय विस्तार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये कम होता है, सोडा कांच का ज़्यादा होता है। कांच है, कांच वास्तविक ठोस तो नहीं है, आभासी ठोस है, तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, मिश्रण है। कांच समांगी मिश्रण होता है। कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग देता है? इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देता है। ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो क्रोमियम ऑक्साइड ये ग्रीन कलर देगा, क्रोमियम ऑक्साइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हरा रंग देगा। कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू देगा, निकल ऑक्साइड ब्लैक देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर्पल पिंक देगा, सिलेनियम या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड ये रेड कलर देगा, फेरिक ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड ये येलो कलर देगा। कौन सा पदार्थ कांच को नीला रंग देता है? नीला रंग देगा कोबाल्ट ऑक्साइड। सी हमारा आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग देगा। क्यूप्रस ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग देता है? ये देगा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्साइड ये रेड कलर देगा। पायरेक्स कांच की अधिक मजबूती का मुख्य कारण है। पायरेक्स कांच की अधिक मजबूती का, यहाँ पर अधिक मजबूती का मतलब वही है, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे फिर भी ये क्रैक नहीं करेगा। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है, इन विकल्पों को देखते हुए, ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, बोडेक्स हो जाएगा। बोडेक्स Na2B4O7.10H2, ये फार्मूला ध्यान में रखें आप। ये बोडेक्स का रासायनिक सूत्र है।
बोरेक्स से हमें मिल जाएगा कांच के लिए B2O3, ठीक है, ये चाहिए होता है हमें, तो बोरेक्स से हमें ये मिल जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, कांच का जो तापीय विस्तार गुणांक है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा सीमेंट एंड ग्लास जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स समाप्त होते हैं यहाँ पर। अगला हमारा वीडियो फ्यूल के ऊपर होगा, उसके बाद साबुन और अपमार्जक के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच।